नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कैडर के एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो मूल रूप से मध्य प्रदेश से ही हैं और मध्य प्रदेश के होने के साथ एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर की छवि के साथ अपने करियर में, लंबे करियर में अब तक के वो काम करते रहे हैं। और इस पूरे अपने करियर के दौरान वो एक ऐसे अधिकारी की छवि रखते रहे हैं जो सहज, सरल, लेकिन अपने काम को लेकर, अपने दायित्व को लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना उसको। और यही वजह रही है कि गवर्नमेंट मशीनरी जो भी हो उसके लिए वो एक ऐसे अधिकारी रहे हैं कि जिसको टास्क परफॉर्मर हम कहते हैं। और ये निश्चित तौर पर चाहे मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हो या हमारी अखिल भारतीय स्तर पर ब्यूरोक्रेसी हो, यही उसकी जिम्मेदारी है और यही उसका चेहरा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप उसकी योजनाओं को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना और लोगों की मुश्किलों को हल करना। वर्तमान जो दायित्व है उनका वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पर्यटन बोर्ड जो है मध्य प्रदेश का, उसमें एडिशनल एमडी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पर्यटन की वो संस्था है मध्य प्रदेश सरकार की जो पर्यटन के विकास और पर्यटन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर खड़ा करते हुए पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में मध्य प्रदेश की, जो देश का दिल है, उसकी एक बेहतरीन छवि के साथ टूरिज़्म मध्य प्रदेश को आगे ले जाना, जिसका उद्देश्य है। तो मुलाकात करिए, विवेक श्रोत्री जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। विवेक जी, कैसे याद करते हैं आप उन दिनों को जब आप गोविंद राम सक्सेरिया कॉलेज इंदौर में थे? किस तरह का वो माहौल था? क्या सपने थे उस समय युवाओं में? क्या सोच थी? और खुद विवेक जी की सोच और दृष्टि क्या थी? देखिए, ये 1991 की ही बात है जब हम लोग पास आउट हुए और 1991 का वो समय था जब आर्थिक उदारीकरण का भी दौर चल रहा था। साथ ही साथ कंप्यूटर के फील्ड में भी प्रवेश हुआ था। तब पहली बार ही हम लोगों ने विंडो जो नाम की चीज़ है उसको डिज़ाइन करना शुरू किया था। हमारे कुछ लोग थे, नहीं तो हम लोग पहले 8086 और ये छोटे छोटे से जो कंप्यूटर के बिल्कुल प्रोटोटाइप होते हैं उन पर हम लोग काम कर रहे थे। छोटे फोर्ट्रॉन टाइप की लैंग्वेज सीख रहे थे। तो हालांकि बहुत लंबी दृष्टि नहीं थी उस समय कि हमको आगे क्या करना है, लेकिन मन में ये संतुष्टि थी कि हाँ, हम सबसे अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं और इन सब का भविष्य होने वाला है। तो बहुत सारी अच्छी उम्मीदें थी हमारे पास। और जहाँ तक व्यक्तिगत लाइफ का सवाल है, चूँकि कॉलेज में रहे, इंडिपेंडेंट रूप से आप रह रहे थे, दोस्तों के साथ रह रहे थे। चीज़ों को, इंजीनियर का काम क्या होता है, इंजीनियर हर चीज़ को एक एनालिसिस करके रिजल्ट पे ले जाता है। वो जो सीख है और जो अपने इंडिपेंडेंट रहने की जो सीख है, ये दोनों की दोनों सीख जो है वो आने वाले समय में बहुत काम आने वाली थी। और आज तक वही बात हम लोगों ने सीखी कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और उसका एक सॉल्यूशन हमको एनालिसिस करके निकालना है। वही काम थ्योरेटिकली हम लोग इंजीनियरिंग में कर रहे थे, चाहे वो हम लोग सर्किट डिज़ाइन कर एक उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, और वही काम हम आज कर रहे हैं। चाहे प्रशासनिक रूप से हमारे सामने एक लक्ष्य होता है और उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम लोग एनालिसिस करके वहाँ तक पहुँचते हैं। इंजीनियरिंग उस समय बड़ा एक ल्यूक्रेटिव, बड़ा ही आकर्षक प्रोफेशन रहा, क्योंकि सिलिकॉन वैली आकार ले रही थी अमेरिका में और भारत से आईटी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स का जाना चल रहा था। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी बनने की तरफ अभिरुचि रखना, हालांकि आपके पिताजी भी अधिकारी रहे पुलिस डिपार्टमेंट में, वो भी एडिशनल एसपी से रिटायर हुए, तो क्या ये पिताजी की तरफ से आया हुआ कोई इंक्लिनेशन था या मित्रों की तरफ से, या आपके मन में ही एक भाव था कि नहीं, मुझे तो अब प्रशासनिक सेवा में जाना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर था। और ऑब्वियसली पापा जब प्रशासनिक सेवा में थे तो मैंने उस चीज़ को तो देखा था कि हाँ, कि प्रशासनिक रूप से पुलिस का उनका एक सेगमेंट था, उसमें वो एक पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। मैं चूँकि सॉफ्टवेयर साइड से था तो मैंने ये देखा कि अगर ये टेक्निकली हम अगर उसमें काम करेंगे तो ज़िंदगी जो है एक कमरे में बीतने वाली है। ये एक बड़ा फैक्टर था। मैंने कहा भले ही बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, सब कुछ जॉब लग भी रहे थे, लेकिन मैं किसको लाभ पहुंचाऊंगा वो आदमी मेरे सामने डायरेक्टली नहीं है। तो वो जो पब्लिक सेवाओं के प्रति आकर्षण था वो उस समय था मेरे दिमाग में।
और उसी को परस्यू करने के लिए फिर हम लोगों ने मैंने यूपीएससी और पीएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा होता है कि सारी की सारी एग्ज़ाम्स दी और फलस्वरूप पहली बार में ही पीएससी में सिलेक्शन हो गया, तो उसी के आगे बढ़ गए। आपके किस तरह के अनुभव रहे जिनसे आपको सीखने को भी बहुत मिला? लोगों की सादगी और सरलता, उसका तो उल्लेख आपने किया। क्या घर वालों ने ये भी कहा कि कहाँ नौकरी और वो भी बगीचा में? क्योंकि आमतौर पर, माफ़ कीजिएगा, इस तरह की पोस्टिंग को प्रशासनिक क्षेत्र में यही कहा जाता है अंडमान निकोबार भेज दिया भैया। बिल्कुल, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी था। मैं ग्वालियर का रहने वाला था और मेरी पोस्टिंग बिल्कुल बिहार और बॉर्डर पे थी, तो उस समय उसका एक ये भी था कि अब इससे ज़्यादा तो कहीं ट्रांसफ़र हो नहीं सकता है, जो भी होगा इससे बेहतर ही होने वाला है। तो हमने काफ़ी प्रयास किए उस समय। मैंने जैसे बताया कि उस समय डेवलपमेंट जो था वो हमारा मेन फोकस होता था रादर देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनें नहीं, जंगल होते थे। तो सारा का सारा फोकस था वो हेल्थ पे था। और हमने कई कोशिशें उस समय करी, हमारे जो अच्छे कलेक्टर्स थे उस समय, उनके प्रयासों से, कि हमने पहली बार ईंटों के बनाकर इंदिरा आवास योजनाएं बनाकर स्टार्ट की है। और अनुभव बहुत सारे, नया नया जब खून था तो बहुत सारी जांच करने को मिलती थी। तो कभी एक बार पूरे कुओं की जांच करने को मिल गया, तो मैंने नाप दिए, एक कोई जीवन धारा योजना थी जी। तब प्रशासन का पक्ष समझ में आया। बेचारे बीडीओ साहब सस्पेंड हो गए उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी। फिर बाद में समझ में आया कि हाँ, ये तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कमियां होती हैं। तो ये सब बहुत अच्छी लर्निंग का भी समय था और उस समय हमने बहुत कुछ सीखा, जो कि बाद के समय में नौकरी करने में बहुत सहायक हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी उत्सुकता युवाओं में ये रहती है कि वो प्रशासनिक अधिकारी तत्व को बहुत समझना चाहते हैं। पहली लड़ाई तो वो ये लड़ते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालें। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने के लिए तो मंत्र बहुत साफ़ सुथरे हैं कि आप डिवोशन, डेडिकेशन और फोकस्ड होकर काम करिए। फिर भी चूँकि आप शुरू से ही एक मेधावी विद्यार्थी रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़े हैं, तो उन युवा एस्पिरेंट से आप क्या कहेंगे जो राज्य प्रशासनिक सेवा या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने का मन तो रखते हैं, लेकिन बहुत उन्हें आरंभिक लेवल पर समझ नहीं आता कि अपने को कैसे अनुशासित करें, कैसे डिसिप्लिन करें, पढ़ाई का क्या तरीका रखें? इस पर अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, हमारी पढ़ाई हालांकि बहुत पुरानी थी और आजकल दूसरे टूल्स भी बहुत सारे बन गए हों, पर मेरा तरीका ये था कि मैं मेहनत पर विश्वास रखता था, क्योंकि मैं हमेशा से मध्यम मार्गी रहा भी हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई मेरा व्यक्तिगत दर्शन भी रहा, मध्य में रहता हूँ। तो मैं बहुत संतुलित और खुश रहता हूँ। पढ़ाई के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं दोनों तरह की तैयारियाँ करता था। एक तो मैंने ये जैसे अब हम लोग मेंस लिखते थे उस समय, अभी भी होती होंगी एग्ज़ाम्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोबेबल्स हैं कि यार ये तो आते ही हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है मैंने देखा कि 81 में आया, फिर 83 में आया, फिर 85 में आया, फिर 87 में आया। मालूम है कि ये क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सेट बनाकर उनके तो रेडीमेड आंसर रट लिए कि उसमें सोचना ही ना पड़े, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़े और उसमें आप पूरा लिख दो। और आपकी अगर गहरी फिर पढ़ाई हो तो फिर आप उस बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। तो वो जो 3 घंटे का समय आपको लिखना है, तो आपको जो जिसमें आप 2 घंटे खर्च कर रहे हो, तो आपने 1 घंटे में ये कर लिया ताकि आप बाकी क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर सको। दूसरा, मेरे समय में मैं ये करता था कि मैंने जब एग्ज़ाम हो रहा है तो मैं टाइम पहले से बना लेता हूँ कि मैं अभी चलिए जून में बैठा हूँ, नवंबर में एग्ज़ाम है या मार्च में अगले साल एग्ज़ाम है, तो 4 महीने में मैं हर दिन क्या क्या पढ़ूंगा। फिर 4 महीने मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो अगले 2 महीने में मैं एक बार रिवीजन करूंगा, उसके अगले 1 महीने में एक बार रिवीजन करूंगा, फिर 15 दिन में एक रिवीजन करूंगा, इस तरह से। ताकि देखिए, वहाँ पर आपके बुद्धि का बहुत परीक्षण नहीं है, आपकी समझ का ज़रूर परीक्षण वो होता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार कर रखा है और आप फैक्ट्स को याद रखते हो, अगर मैंने तो इतिहास विषय ले लिया था, मैंने इंजीनियरिंग के साथ हिस्ट्री लिया था, तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारे फैक्ट्स मालूम होने चाहिए और बहुत सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक साथ आपको तभी आएंगी जब आप उसको प्रैक्टिस कर रखें। तो ये मेरा छोटा मोटा फार्मूला था। तो मैं उसके बाद फिर जो मेरा महीना होता था उसको हमने हफ्तों में भी बांट लेता था। तो हफ्ते में फिर 6 दिन पढ़ता था, 7वें दिन रिवीजन करता था। फिर मैं 14 दिन पढ़ने के बाद 15वें दिन भी 15 दिन का रिवीजन करता था। तो एक एक दिन का कुछ मैं बीच में ऐसा रखता था बफर, जिसमें कि पुरानी जो तैयारी है उसको आप रिवाइज़ करते चलो, क्योंकि लंबे समय में जब आप पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें तो मिक्स हो जाती हैं। मतलब मेरे को तो हो जाती थी। तो मैं इस तरह से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने पढ़ाई की। और जैसा मैंने बताया कि जो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल आने वाली उनको रेडीमेड रखा। सर, मैं आपकी एक बातचीत पर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी साफगोई से और बड़ी सरलता से आपने कहा
कि मैं हमेशा जीवन में एक मध्यम मार्ग को लेकर चलता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़िलॉसफ़ी है लाइफ को लेकर। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे मित्रों को भी देखा, परिवार में भी ऐसे लोगों को देखा जो ये हाई और लो के बीच में ही रहे हो। उन्होंने बीच का रास्ता नहीं पकड़ा, या एक्सट्रीमिस्ट या फिर एकदम नीचे। और दोनों के जीवन में मैंने बहुत सी चुनौतियां देखी। तो ये फ़िलॉसफ़ी आपने खुद अडॉप्ट की अपने जीवन दर्शन से, या कोई इसके लिए कोई पथ प्रदर्शक रहा? अब पथ प्रदर्शक तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते लिखते रहे और ओवर द ईयर्स खुद के अनुभव से भी ये समझ में आया कि खुशी जो है वो बड़ी रिलेटिव चीज़ होती है। हैप्पीनेस जो है बहुत ऐसा नहीं है कि आप जैसे नौकरी में या परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन करते जाओ तो आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे तो आप ज़्यादा पा जाओगे, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल मध्य में रहिए। किसी भी एक्सट्रीम पे जाओगे तो वहाँ से जब वापस आओगे तो फिर आपको दुख होगा। बिल्कुल नीचे रहोगे तो कमी महसूस होगी, तो तकलीफ़ होगी। तो अगर आप जो है एक स्टैटिक स्टेट में रहने की कोशिश करते हो, संभव तो नहीं है, हम सभी मनुष्य हैं, तो उस स्टेज से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहेगा तो आप खुश रहेंगे। मैंने एनालाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में जो सबसे टॉप पर हैं वो सबसे खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। वो जिस काम में लगे हैं उसमें उनको बहुत समय देना पड़ रहा है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी फील्ड हो। आपको उसमें चाहे वो रिसर्च करने वाले लोग हों, प्रोफेसर्स हों, अगर वो बिल्कुल टॉप पर नंबर 1 पर हैं तो उनको परेशान करने वाले लोग भी बहुत हैं। उनको उस सब चीज़ों को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो जो उनका वर्क और लाइफ का बैलेंस है वो बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर बीच में हो, थोड़े से कम हो, तो आपको नीचे की तकलीफ़ें भी नहीं होंगी और ऊपर की बहुत सारे हेडेक भी नहीं होंगे। लेकिन काम करने का आपको पूरा मौका उतना है। ये बिल्कुल सही बात है कि जीवन में कुछ चीज़ें तो आपको चुननी ही पड़ती हैं। आप एक संतुलन चुनते हैं, या फिर आप चुनते हैं काम का अतिरेक, जीवन में हर चीज़ को करने का एक अतिरेक, और उस अतिरेक में आप खुद भी कई बार बहुत परेशान होते हैं और आपसे जुड़े लोग, आपकी फैमिली भी बहुत सफ़र करती है। सर, परिवार एक बड़ा अहम पड़ाव है लाइफ का। आपकी जो जीवन संगिनी है वो होम मेकर है, हाउसवाइफ है, और निश्चित तौर पर इसने आपको बहुत राहत दी होगी इस मायने में कि आपका इतना डिमांडिंग जॉब, कोई काम के घंटे तय नहीं। तो ऐसे में जो आपकी जीवन संगिनी है उन्होंने घर और विवेक जी दोनों को बखूबी संभाला। किस तरह से याद करते हैं आप, और क्या ये अरेंज मैरिज रही या ये प्रेम विवाह जैसा कोई घटनाक्रम नहीं, था? ये बिल्कुल भारतीय पद्धति से करी गई ही, माता पिता ने जो अरेंज किया था वही शादी है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि श्रीमती जी के रहने की वजह से जो हमारी घर से संबंधित जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी दोनों ने बांट रखी थी। मैं अपना दफ्तर वाला काम संभालता था और जैसा होता है उन्होंने अपने घर का और बच्चों का जो परवरिश वाला काम है वो पूरा बहुत अच्छे से संभाला। साथ ही मेरा भी जो इंटरनल घर में जो मेरे से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाली और उसका बहुत लाभ मुझे हुआ नौकरी करने में, क्योंकि मेरे को बहुत स्ट्रेस नौकरी करते समय घर की तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत रहा हूँ और अभी भी रहता हूँ। बेहिचक मैं कह सकता हूँ कि ये डिवोशन की, ये डेडिकेशन की और सेक्रीफाइस की ये एक अद्भुत मिसाल है जो प्रणम्य है, जिसको सिर्फ बहुत हृदय से झुककर प्रणाम किया जा सकता है। और हम पुरुष निश्चित तौर पर इसके आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि उस दायित्व बोध को मैंने भी अपनी श्रीमती जी के साथ अनुभव किया है। बच्चे जो हैं सर, वो क्या प्रशासनिक क्षेत्र में आने का मन रखते हैं या उन्होंने टेक्निकल फील्ड चुनी हुई है? देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों को मैंने छूट दे रखी थी कि आप अपने मन से जैसा ही आप स्कूलिंग के बाद जाना चाहें। तो मेरी बेटी बड़ी है और उसने ना डॉक्टर ना इंजीनियरिंग ये दोनों ना करते हुए उसको डिज़ाइन, वो थोड़ा क्रिएटिव टाइप है तो डिज़ाइन की फील्ड में रही और एक इंडियन स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन है मुंबई से, वहाँ से उसने कम्युनिकेशन डिज़ाइन में ग्रेजुएशन किया और फिर जेवियर का जो एक कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट है मुंबई से, वहाँ से उसने पीजी किया। अभी एक डिजिटल एजेंसी मार्केटिंग की है उसमें वो काम कर रही है, मुंबई में है। इसी साल उसका पीजी हुआ और उसको अपने बलबूते पर उसने अपना वो काम कर रही है। और मेरा बेटा जो है वो ज़रूर, उसको कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग में रुचि थी तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। सर, ये मुझे समझाइए, हालांकि ये उसी का एक्सटेंशन है जो मैंने सवाल आपसे किया था कि जीवन में स्ट्रेस का सामना करने का हमारा मैकेनिज़्म हम सबका अलग अलग होता है और हमारी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है।
लेकिन फिर भी चूंकि आपसे ये सवाल मैं इसलिए करूँगा क्योंकि आपने उसके विविध रूपों को देखा है। कई बार जो तंत्र है, जो सरकार है, वो बहुत चाहती एम्बिशियस रहती है कि वो जो सोच रही है वो तुरंत जनता तक पहुँचे, और उसका सबसे बड़ा टूल्स आप लोग होते हैं। तो वो सीधा प्रेशर पॉलिटी से ब्यूरोक्रेसी पर आता है और फिर नीचे तक जाता है। परिवार है इसी बीच खुद भी विवेक श्रोत्रिय हैं। मेरा भी मन है पहाड़ देखूं, थोड़ी देर शांति से देर तक सोकर उठूं। ये तालमेल को बिठाने के लिए मध्यम मार्ग ने तो आपकी मदद की ही होगी, लेकिन कुछ मेडिटेशन, हेल्थ को लेकर कुछ जागरूकता, आध्यात्मिक पुस्तकें, ध्यान, क्या इस तरह की कोई प्रणाली में आप गए? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं बहुत साइकिलिंग करता हूँ और लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग हम लोगों ने काफ़ी करी हुई है। 300-400 किलोमीटर भी मैंने साइकिलिंग करी हुई है। भोपाल का ही एक क्लब था, उनके साथ जब मैं भोपाल में था तब हम लोगों ने चलाई हुई। योगा करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, ये सब चीज़ें हैं। जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, मैंने ये फील किया कि जितनी भी सारी दुनिया है वो आपके ब्रेन में है। सारा जो कुछ भी है सब आपके मन में घटित हो रहा है। अगर वो मन में स्ट्रेस नहीं है तो कोई तकलीफ़ नहीं है। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है, चाहे वो बहुत दुख देने वाली घटना हो, चाहे वो तनाव हो, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कब तक है, ये कब तक ये दिमाग को तकलीफ़ देने वाली बात है। कोई भी बात हो गई, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैंने कहा ये कब तक दुख देगा, ये क्या मैं पूरी ज़िंदगी तक इसको दुखी संभाल सकता हूँ? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग भूल जाते हैं 4 साल बाद, 3 साल बाद। मैंने कहा उस समय को थोड़ा कम कर लें, दिमाग में ही तो है अपने, आपके दिमाग में नहीं है, मेरे ही दिमाग में है। तो उसको और कम करते जाएंगे, कम करते जाएँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा ऐसा कोशिश की है कि जब भी इस तरह की बातें आती हैं जो प्रशासनिक ज़्यादा होती हैं, बहुत तरह के दबाव क्षेत्र होते हैं इन नौकरियों में, जो आप किसी से कह भी नहीं सकते और आपको उसको फेस करना ही होता है। तो पहले तो मैं शुरू की नौकरी में ज़रूर बहुत प्रेशर में आ जाता था, रिवोल्ट करता था और सब चीज़ें कर चुका हूँ मैं। लेकिन लेटर मैंने ये समझा कि नहीं, धीरज रखो, मुस्कुराते रहो, चल जाएगा काम। मैं यही सोचता हूँ कि ये चीज़ आज अमुक चीज़ आई है, अगर ये 15 दिन बाद ख़त्म होना ही है, मैं तब तो दूसरी चीज़ कर रहा हूँगा। और मैं दूसरे लोगों को भी ये बोलता हूँ कि तुम जिस चीज़ से परेशान हो, क्या अगले आज से 1 साल बाद क्या उसको लेकर रो रहे होगे? नहीं रो रहे होगे तो 1 साल से 6 महीने क्यों नहीं कर देते हो तुम, और 6 महीने से 6 दिन क्यों नहीं कर देते हो? अपन इंसान है, लेकिन ये अपने मन में ही चल रहा है। तो अगर अपन उस स्ट्रेस को अपनी मानसिक ताकत से आप भूल जाओ उस चीज़ को, और कुछ समय के लिए उस समय को कम करते जाओ, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप ये भी अनुभव करते रहते हैं कि आपकी खुशी का तत्व भी जो है वो जैसा पहले था वैसा नहीं है। और शायद इसकी वजह एक ये होती है कि हम अपने को धीरे धीरे समाप्त करते हुए चलते हैं। हम कहीं ना कहीं ये मानने लगते हैं कि जैसा जीवन पहले था वैसा जीवन अब नहीं है। इसके संयोजन का भी रास्ता यही है कि आपको जैसे भी समय मिले तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए जो आपके, जैसे आपने साइकिलिंग को चुना, या आज भी मैं देखता हूँ आपको, तो मुझे लगता है आप वो कहीं ना कहीं समय चुरा कर वो कर ही लेते हैं जो विवेक श्रोत्री जी को भीतर से पसंद है। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ जो मैं कई जगह बोलता भी रहता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसके जीवन में सारी दुश्वारियाँ थी, सब परेशानियाँ थी, बीमार रहता था, बहुत ज़्यादा गरीब था, रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करता था, लेबर का काम करता था, घर में जो करीबी लोग थे उनका डेथ हो गई। पर वो जो है इस सब के बावजूद ना, उसका जो जूता 7 नंबर का था तो वो 6 नंबर का पहनता था। तो एक बार उसके दोस्त ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, सब तरफ से परेशानी है, और 1 नंबर का जूता पहन के अपना पैर कटवा रहे हो, और क्या है? तो उसने बोला, सर ये तुमने जो बोला ना, ये सब कुछ ज़िंदगी में है, सारी परेशानियाँ, मेरे को कहीं कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। लेकिन रात में दिन भर जब बोझा उठा के रात के 10 बजे मैं आता हूँ, और भले ही आधा रोटी खाना खाऊँ, लेकिन जब मैं जूता उतारता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील आता है। सो दिस इज़ द, ये हैप्पीनेस का जो है ना, खुशी का मेरा मतलब मापदंड यही है कि ये बहुत रिलेटिव चीज़ है और आपको उसको अपने अंदर पैदा करना ही पड़ता है। दूसरी चीज़, ये टूरिज़्म की भी मैं जो दर्शन है ना, कि हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ घूमेंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी। और आपने एक बड़ा सा लंबा सा लक्ष्य रख लिया कि हम जब वो हो जाएंगे तब हमें खुशी आएगी। पता चलेगा वो ठीक है, अगर आपने कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया। मुझे तो ये, अगर आप चलिए पढ़ाई वाली बात करें कि अब मैं IAS हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और नहीं हो पाए तो मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे ये लगता है कि IAS की तैयारी जो करी थी हम लोगों ने, उस समय जो पढ़ाइयाँ करी,
इतना उस समय जो खुशी मिली, और वो हिस्ट्री मैंने जो पढ़ी है उसकी वजह से इतने सारे नए डायमेंशन खुल गए, मुझे पुरातत्व में रुचि आ गई, मैं कई चीज़ें लिखने लगा उसके बारे में। अभी भी बहुत गहराई से मैं जो है संस्कृति, इतिहास, कला, इन सब में घुस गया। ये सब आईएएस की पढ़ाई की वजह से हुआ। तो हमको अपने रास्ते, मतलब ये सब बातें सबको मालूम ही हैं कि अपना जो दिन है, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, वो भी तो बहुत अच्छा समय है, वो भी वही खुशी की बात है। और लोग दुखी इसलिए होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो रिपीट करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस को, कि पिछली बार ऐसे हुआ था तो वही चीज़ इस बार भी होगी। जो आपने बोला ना कि उम्र के साथ 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 साथ, तो वो एक्सपीरियंस रिपीट होते नहीं हैं, और या रिपीट होंगे एक्सपीरियंस तो चूंकि आप कर चुके होते हो, या फिर आपको फेलियर लगता है तो आपको दुखी लगने लगता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिक्टिशियस सी कल्पना है जो दौड़ते रहने की ही नाम है कि आपको लगता है ये बेंचमार्क, वो बेंचमार्क, और वहाँ पहुंचकर जब तक आप जितनी मेहनत करते हुए, हांफते दौड़ते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं तो पता चलता है वो मज़ा ही ख़त्म हो चुका होता है। और उसमें जो दौड़ने के समय आपने मिस कर दिया, वो बहुत बड़ा नुकसान है ना। खुशी का कारण हो सकता है। वो खुशी का कारण हो सकता है कि आपको हर दिन आप जो जिस रास्ते में जा रहे हो, तो एक मैस्लोस का, आपने कभी पिरामिड का, लोगों ने, कईयों ने सुना होगा, लेकिन कई नए लड़कों ने, बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, तो वो ट्री बताता है कि हियरार्की ऑफ नीड्स क्या है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है। उसमें सबसे नीचे वो उसकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा और मकान है, फिर थोड़ा और जाता है तो उसको रिलेशंस चाहिए होते हैं, उसके टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही होता है कि आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो उसको अच्छा लग रहा है। वो सुबह अपना घर का काम कर रहा है या वॉक कर रहा है, वो पसंद आ रहा है, या फिर ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है तो वही पसंद आ रहा है। जो दिन में करते रहो, अगर ये चीज़ आपने पाली तो फिर आपका जीवन सफल है। तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए लोगों को। सबको दूसरे का काम अच्छा लगता है कि वो ये बनकर कर रहा है, पर उसकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें चल रही हैं उसका हमको ज्ञान नहीं होता। वो आपको देखकर सोचता है। अफसरों को मैंने देखा है कि गांव से निकले, हम लोग की भी ज़मीनें थी खूब सारी, वहाँ से गांव छोड़कर आ गए, ग्वालियर आ गए। हम लोग पढ़े लिखे, ज़मीनें तो खैर जो भी हुआ, सब नौकरी करने के बाद बोले रिटायरमेंट में क्या करोगे? बोले आप कहीं पर 1-2 एकड़ ज़मीन खरीदेंगे और खेती करेंगे। तो आपको वही करना है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि नहीं, वास्तव में वो बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है। क्या बात आपने कही है। और मैंने भी अपने कई मित्रों को और रिलेटिव्स को देखा है कि बहुत अच्छा घर बना लिया जो उनका अल्टीमेट डिज़ायर था, तो फिर दुखी इसलिए हैं कि बहुत पैसा लग गया। अब वो खड़े हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, गृह प्रवेश हो चुका है, सब पैसा बड़ा लग गया। बच्चे को भी आपने बहुत अच्छी एजुकेशन दी, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, पैसा बहुत लग गया। यानी आप बिल्कुल आपने बड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। कंक्लूड करूंगा सर 1-2 सवालों से। जो वर्तमान आपका दायित्व है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो संस्था है टूरिज़्म बोर्ड, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे आप प्लान कर रहे हैं? देश का दिल मध्य प्रदेश, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, लेकिन अभी भी हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसका मध्य प्रदेश वास्तव में हकदार है। बिल्कुल। देखिए, मैं एमपी टूरिज़्म में मैं तो अभी आया हूँ, और पिछले कई सालों से, कम से कम 5-7 सालों से तो इसमें इतने अच्छे प्रयास हुए हैं। और एमपी टूरिज़्म बोर्ड का जो गठन हुआ एक कंपनी के रूप में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्ष हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे, और वो उसके एमडी हैं, और वो इसके बारे में काफ़ी समय से बड़ी गहरे चिंतन के साथ और बहुत तरह के फ्रंट उन्होंने खोलकर इसमें प्रयास कर नई नई चीज़ें इसमें शुरू करी हैं। मूल रूप से हमारा काम ये है कि टूरिज़्म अल्टीमेटली एक एक्सपीरियंस है। जैसा मैंने बोला, एक तरह का अनुभव आपको जहाँ मिल जाता है वो टूरिज़्म है। तो आजकल जो काम चल रहा है वो चल रहा है, एक तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात हो रही है, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में केवल ये है कि जो हमारी ऑलरेडी जो नॉन डेस्टिनेशंस हैं, खजुराहो है, मांडू है, ये सबको मालूम है, या देश में दूसरे भी जगह हैं, तो उनको छोड़कर उनके आसपास भी दूसरी जगहों को डेवलप किया जाए, ये काम है। दूसरा काम है कि रूरल टूरिज़्म, जो इसी का पार्ट है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि अगले 4 या 5 महीनों में करीबन 60 गांव ऐसे तैयार हो गए हैं, ऐसी टूरिस्ट वाली डेस्टिनेशन के आसपास, जहां पर या तो ट्राइबल भी हैं या नॉन ट्राइबल हैं, तो वहाँ पर गाँव वाले अपने यहाँ पर होम स्टेज़ बना रहे हैं। और वो, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओरछा के पास में ऐसी जगह है, पन्ना के पास में बन चुके हैं, जो एमपी टूरिज़्म के सहयोग से हम लोग उसमें कुछ आर्थिक मदद करते हैं, कुछ गांव वाले अपनी तरफ से लगाते हैं, और लोगों को रूरल एक्सपीरियंस जो है, इनके यहाँ रहें, ग्रामीण तरह का भोजन करें, वहाँ के जो
हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो देखें। चंदेरी के पास हम लोग एक गांव डेवलप कर रहे हैं कि लोग जाएं वहाँ पर देखें कि हैंडीक्राफ्ट कैसे बनता है और इस तरह का एक्सपीरियंस लें। ये इस पर हमारा काफ़ी काम हो रहा है। एमपी टूरिज़्म, चूँकि अल्टीमेटली आप इतने सारे टूरिस्ट लाओगे तो लोगों को रहने की जगह चाहिए उनके, तो उसके लिए हमारी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं। हम लोग सरकारी ज़मीनें जो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसके पास एक हमने करीबन 200 ज़मीनों का एक बैंक स्थापित कर लिया है और जो हम सस्ते दामों पे इन्वेस्टर्स को देते हैं, क्योंकि ये पैसा सरकार कितना लगाएगी, तो सरकार के अलावा लोग अपना निजी इन्वेस्टमेंट भी करें। जो मैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात कर रहा था उसमें हम प्रमोट करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उधर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर रोज़गार मिले, स्पेशली लोकल जो क्षेत्र के लोग हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप एक कोई और इंडस्ट्री लगाते हैं तो शायद उसको सक्सेस होगी अगर, तो नीचे की एक इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी क्योंकि उसका मार्केट सेट है। लेकिन टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है कि आप एक नया टूरिस्ट प्लेस अगर डेवलप कर लेते हैं, नया डेस्टिनेशन डेवलप कर लेते हैं, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लगभग सभी लोग रोज़गार पर लग जाते हैं। तो टूरिज़्म का ये डिपार्टमेंट बजट के हिसाब से छोटा हो सकता है, पर इसका आउटले जो है, इसका जो फाइनली जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का है। एक नया डेस्टिनेशन खुल गया तो वहाँ पर न केवल टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स, वो सब जो उसमें जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, बल्कि जो वहाँ पर रिक्शा चलाने वाला है उसको भी मिलेगा। तो तरह तरह के और फिर तरह तरह के एक्सपीरियंस लोग करने लगते हैं, तो छोटे छोटे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो रोज़गार देने के लिए टूरिज़्म बहुत अच्छा सेक्टर के रूप में उभर रहा है। ये है। फिल्म टूरिज़्म के लिए बात करें तो मध्य प्रदेश पिछले कुछ सालों में बहुत एक अच्छा डेस्टिनेशन फिल्मों के लिए बनकर आया हुआ है और इसमें एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं भी एक टूरिस्ट के नाते सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि मालवा की कुजिन्स क्या हैं, ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों की। बुंदेलखंड के लोक व्यंजन क्या हैं, बघेलखंड के क्या हैं और निमाड़ के क्या हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में पनीर टिक्का, और माफ़ कीजिएगा पनीर से मेरा कोई बैर नहीं है, लेकिन इस सब्जी का नाम सुनते ही जो है ऐसा लगता है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। पनीर 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 और सिर्फ पनीर। इसलिए बेहतर ये है कि हमें अपने लोक व्यंजन, लोक माटी, इसकी देश के किसी भी हिस्से में, तो सर ये मैं बहुत आपको बधाई दूंगा, ये जितना आगे बढ़ेगा उतना, और हम खुद बहुत उत्सुकता से ऐसे किसी ग्रामीण परिवेश में 2-3 दिन रहना चाहेंगे जहाँ। बिल्कुल आपका स्वागत है और जल्दी ही मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। वैसे ये सब चीज़ें हैं, हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम टूरिज़्म में रहते हुए भी जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो ट्राइबल एरिया में है, उन लोगों को हम लोग हर जगह, हमारे यहाँ हर चीज़ के कंसल्टेंट लगे हुए हैं। तो वो जिस तरह से चीज़ें बना रहे हैं उनको थोड़ा सा NID से एफिलिएट करके और उनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा और इनरिच करके, डिज़ाइन के हिसाब से अच्छा करके, उनका मार्केटिंग का लिंक भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी हैं। और जहाँ तक आपने खाने की बात की, तो आपको जल्दी ही नर्मदा के किनारे किसी गांव में जब आप हमारी बोट पर जाएंगे तो दाल वाफले भी खाने को मिलेंगे और बुंदेलखंड में दाल बाटी का भी आनंद मिलेगा। वाह वाह सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो ये थे विवेक श्रोत्री जी, जो एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसा एक तरह से वो मुखिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रमुख सचिव, इसके बाद उसके पहले उसके प्रमुख सचिव साहब जो मध्य प्रदेश के हैं टूरिज़्म के, वो उसको हेड कर रहे हैं, और एक तरह से फिर उसके बाद ये दायित्व एडिशनल MD के तौर पर विवेक जी संभाल रहे हैं। और निश्चित तौर पर आगे वो बहुत महत्वपूर्ण पदों के साथ एक शानदार और कामयाब सफ़र तय करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं। अब सरनामा में इतना ही, अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। हींग देना, वो वाली AMD